इतने नारियल काफी हैं या और तोड़ूं? 3-4 और तोड़ लो। अरे कोमल, आराम से। नारियल नीचे फेंकने को कहा है, ना कि मेरा सर फोड़ने को। बाल बाल बची मैं, वरना आज तो मेरे सर का तरबूज ही बन जाता। चलो इसी बहाने हम लोगों को ठंडा ठंडा तरबूज भी तो खाने को मिलता। कोमल की बात सुन मेघा हंसने लगती है। काफी सारे नारियल तोड़कर कोमल नीचे उतर कर आती है। आज तो काफी सारे नारियल इकट्ठा कर लिए हमने। अब जल्दी से इन्हें लेकर चलते हैं बाजार में। शांति और सुनीता कब से हमारे इंतजार कर रही होंगी। तीनों टोकरियां उठाती है और सीधा बाजार की ओर चल पड़ती है, जहां पहले से ही शांति और सुनीता लोगों को नारियल बेच रही होती हैं। मुझे ज्यादा पानी वाला नारियल चाहिए। जो कल लिया था उसमें पानी काफी कम था। अब नारियल के अंदर हम थोड़ी ना पानी भरते हैं। आपको देखकर देती हूँ कि पानी किस में ज्यादा है। हम और नारियल तोड़ ले आए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गई। नारियल खत्म होने को आ गए थे। ग्राहक तो देखो कितने सारे हैं। अब जल्दी जल्दी नारियल काटो और ग्राहक को दो। दोपहर से शाम तक काफी सारे ग्राहकों को नारियल पानी बेचकर बहुओं की ठीक ठाक कमाई हो जाती है। इस बार सोच रही हूँ कि एक नया कूलर ले ही लेते हैं। ये कूलर तो काफी पुराना हो गया है और अब बार बार इसकी मोटर भी बदलवानी पड़ती है। मेरे तो मन में था कि हम लोग भी कभी एसी लें, लेकिन भला हम लोगों को एसी की क्या जरूरत। हमारे गांव में कौन सी भीषण गर्मी पड़ती है। कूलर में भी अच्छे से काम चल जाता है। और नहीं तो क्या, ये एसी की जरूरत तो शहरी लोगों को पड़ती है। शहर में है भीषण गर्मी, हमारे गांव में तो हर तरफ इतने सारे पेड़ पौधे हैं, जिसके चलते यहाँ काफी ठंडक रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रात का समय होता है और सब लेटे होते हैं। कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नींद तो आंखों से गायब ही हो गई है। पता नहीं आज इतनी गर्मी क्यों लग रही है। अभी तो रात का समय है, फिर भी पसीने से नहा गया मैं। गर्मी के चलते तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही है क्या? लग तो रही है। एक काम करते हैं, बाहर आंगन में चलकर सोते हैं। घर में तो नींद आने से रही। सभी बहुएं और उनके पति अपना बिस्तर उठाकर जैसे ही आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि उनके आसपास के लोग भी आंगन में ही बैठे हुए हैं। क्या बात है, आज तुम्हारा भी परिवार आंगन में है। तुम लोग तो अंदर सोते हो ना। क्या बताऊं सुनीता बहन, अंदर इतनी गर्मी हो रही है, पूछो मत। सोचा बाहर आकर थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन बाहर भी गर्मी हो रही है। शाम तक तो मौसम कितना ठंडा था, ये अचानक रात में कैसे गर्मी बढ़ गई। हम तो खुद ही गर्मी से परेशान होकर बाहर आ गए हैं। पता नहीं क्या हो गया अचानक। सभी लोग आंगन में ही सोने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही सवेरा हो जाता है। सभी अपने रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं कि तभी गांव में कुछ बात फैलती है। अरे मंगलू, तू सच कह रहा है क्या? यही वजह थी कि जो रात को इतनी गर्मी बढ़ गई थी और आज भी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। हाँ, मैं खुद लोगों से सुनकर आ रहा हूँ। हमारे गांव की जो पहाड़ी है ना, उसके पीछे सालों से एक ज्वालामुखी था जो बंद था, लेकिन कल शाम को ही वो अचानक फट गया, इसलिए तो यहाँ इतनी गर्मी हो रही है। ज्वालामुखी फटने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगती है। इस गर्मी ने तो हाल बेहाल करके रख दिया है। जब से ज्वालामुखी फटा है तब से गांव में कितनी गर्मी पड़ने लग गई है ना। मुश्किल से 2 दिन बीते ही थे कि तभी फिर से एक बार और ज्वालामुखी फटता है, जिससे गांव में अब भीषण गर्मी पड़ने लगती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और तो और कई लोग गर्मी से बीमार पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। अरे तुमने सुना, गांव के सरपंच काफी बीमार हो गए हैं। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे गांव में। कहाँ पहले मई जून के मौसम में भी हमारे गांव में इतनी ठंडक होती थी, और अब देखो कैसा हाल हो गया हमारे गांव का। दिन पर दिन बढ़ती गर्मी के चलते सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सभी गर्मी से परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी सरकार की तरफ से गांव में कुछ लोग आते हैं। गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाता है, जो भी जंगल के करीब रहते हैं उन सभी को जल्द से जल्द अपने मकान खाली करने होंगे। आशंका है कि जल्द ही तीसरी बार ये ज्वालामुखी फटेगा और इस बार इसका लावा बहते हुए आप लोगों के घरों तक भी आ सकता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग मकान खाली करके कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने की कोई और जगह भी नहीं है। ये तो आप लोग ही जानिए। सरकार की तरफ से अभी यही खबर मिली है, जल्द से जल्द अपना घर खाली करिए। जंगल के पास ही इन 5 बहू का भी घर था। कुछ लोग तो अपना घर खाली करके आसपास अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग अभी भी अपने घर को लेकर काफी परेशान थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आसपास के गांव में तो हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, और न हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम लोग शहर जाकर रह सके। गर्मी तो इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अब क्या करें?
हम वो तो अच्छा ही होगा कि नदी वहाँ से काफी दूर है, इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत ठंडक है। यहाँ आकर हम थोड़ी देर गर्मी से राहत पा लेते हैं। सभी घर को लेकर काफी परेशान हो रहे होते हैं कि तभी कोमल की नजर नारियल पेड़ पर जाती है। नारियल पेड़ के बड़े बड़े पत्तों पर 2-3 चिड़ियां बैठी हुई थी, जिसे देख कोमल, इंसानों से अच्छी जिंदगी तो इन चिड़ियों की होती है, पेड़ों पर आराम से रहती है, न गर्मी की टेंशन और ना इस तरह घर खाली करने की टेंशन। काश इंसान भी पेड़ पर ही रहते, जैसे पुराने जमाने में आदिवासी रहते। लगता है कोमल तुमने कभी ट्री हाउस के बारे में नहीं पढ़ा। जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारी टीचर हमें ट्री हाउस के बारे में पढ़ाती थी। इसमें लोग पेड़ों पर ही घर बनाकर रहते हैं। लेकिन ये तो नारियल का पेड़ है ना, इस पर ना कोई डाली होती है और ना ही ये पेड़ चौड़े हैं, तो इन पर कैसे घर बना सकता है कोई। अगर देखा जाए इन नारियल के पेड़ों पर भी आराम से घर बनाए जा सकते हैं। ये सभी नारियल के पेड़ एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं और थोड़े झुके हुए भी। अगर हम बड़े और चौड़े लकड़ी के टुकड़े लेकर इन नारियल के पेड़ों से उन्हें अच्छे से जोड़ दें और फिर उनके ऊपर रहने लायक छोटे छोटे घर बनाएं, तो जब भी मैं ऊपर चढ़कर नारियल तोड़ती हूँ तो काफी ठंडक रहती है। इसी के साथ हम लोगों को सर छुपाने का आसरा भी मिल सकता है। ऐसा हुआ तो हम लोगों को सर छुपाने की सच में जगह मिल जाएगी और गर्मी से छुटकारा भी मिलेगा। पांचों बहुएं जल्दी से घर आती हैं और अपने पतियों को सारी बात बताती हैं, जिससे अब उनके पति भी उनकी बात से सहमत होते हैं और जंगल की तरफ से ढेर सारी बड़ी बड़ी लकड़ियां काटकर किनारे ले आते हैं। इतनी लकड़ियां काफी हैं क्या, या अभी और काट कर लाएं? अभी के लिए तो इतना काफी है, अगर कम पड़ेंगी तो आप लेकर आ जाइएगा। हम ये कल और हथौड़ी भी लेकर आ गए हैं। चलिए अब सबसे पहले एक चौड़ा फट्टा बनाते हैं जिस पर हम आराम से अपना घर बना सकें। अपने पतियों के साथ मिलकर बड़े बड़े चौड़े लकड़ियों को आपस में जोड़ लेती हैं और अब कोमल, सुनीता और मेघा तीनों पेड़ पर चढ़कर उन फट्टों को कील की मदद से अच्छे से उन नारियल पेड़ पर ठोक देती हैं। वैसे तो ये मजबूत लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि टूटेगा। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ कील मंगवा लेते हैं हम। आज के लिए वैसे इतना काम काफी है, कल से हम घर बनाने की शुरुआत करेंगे। बाकी का बचा काम करके सभी घर आ जाते हैं और अगले दिन अब सभी बहुएं लकड़ी की मदद से सीढ़ी बनाकर उसे ऊपर से नीचे छोड़ देती हैं, जिसकी मदद से अब वो आसानी से नारियल पेड़ के ऊपर चढ़ती हैं और इसी के साथ घर बनाने की भी शुरुआत कर देती हैं। कोमल, थोड़े छोटे घर बनाओ, इतना बड़ा घर ज्यादा दिनों तक इन लकड़ी के फट्टों पर टिक नहीं पाएगा। हमें छोटे छोटे घर ही बनाने पड़ेंगे। हम 5 घर बना लेते हैं, एक घर में 2 लोग आराम से रह लेंगे और इस पर ज्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों में नारियल के पेड़ों के ऊपर अब पांचों बहू का जुगाड़ से तैयार किया हुआ घर बन जाता है, जिसमें वो अपना सारा जरूरी सामान लाकर रख लेती हैं। ऊपर से सारा गांव कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे नहीं पता था कि हमारा गांव इतना बड़ा है। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक है और अब तो हमें नारियल तोड़ने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आराम से खड़े खड़े हम जितने चाहें उतने नारियल तोड़ सकते हैं। इसी तरह पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ उन नारियल के पेड़ों पर रहती हैं, जिसे देख गांव के कुछ लोग अब उनके पास आते हैं। अब तो गांव में हद से ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, धीरे धीरे लावा भी बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। तुम लोग तो यहाँ नारियल के पेड़ों पर घर बनाकर रह रहे हो, लेकिन हम लोग क्या करें? अरे ना जाने तुमने किस तरीके से नारियल के पेड़ों पर घर बनाया है, काश हम भी यहाँ रह पाते। ये नारियल के पेड़ सिर्फ हमारे नहीं बल्कि गांव में हर किसी के हैं। यहाँ और भी ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम जुगाड़ू घर बनाकर इन पर रह रहे हैं, आप भी रह सकते हैं। इनमें हम आपकी मदद करेंगे। पांचों बहुएं अब उन लोगों की पेड़ पर घर बनाकर रहने में काफी मदद करती हैं। कुछ ही दिनों में फिर से सरकारी आदमी आते हैं। आप लोगों ने काफी अच्छा जुगाड़ किया है रहने का, लेकिन अब सरकार की तरफ से आदेश आया है कि आप लोगों को शहर भेजा जाए। वहाँ सरकारी मकान में आप आराम से रह सकते हैं और तो और आप लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। उन सरकारी आदमियों की बात सुनकर सभी काफी खुश होते हैं और अब जल्दी अपने नारियल पेड़ के घरों को छोड़कर शहर आकर हंसी खुशी अपना बाकी का जीवन जीते हैं। लेकिन आज भी नारियल पेड़ के घर पर बिताए उन पलों को पांचों बहुएं याद करती हैं। हाँ यार, मैं अपनी ससुराल में बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त जिंदगी कट रही है मेरी नदी के किनारे। अच्छा, मुझे अभी बोटिंग करने के लिए जाना है, बाद में बात करती हूँ। उदास निकिता अपने दोस्तों से बातें करके फोन रख देती है। अपने दोस्त के साथ के कुछ लम्हे याद करती है। तुम्हारा सपना पूरा हो या ना हो, पर मेरा सपना तो पूरा हुआ। मेरी शादी नदी के किनारे हो रही है। तुम सोचो, मैं सुबह जल्दी उठकर नदी का नजारा देखूंगी। मेरा कभी अगर दिल किया तो अपने पति के साथ नदी किनारे बैठकर मछलियां पकड़ूंगी, बोटिंग करूंगी। मुझे तो विश्वास नहीं कि तेरी मौसी तेरी शादी इतनी अच्छी जगह कर रही है।
मौसी इतनी भी बुरी नहीं है, समझी? वो हमारी निकिता का भला ही चाहती है। पूर्वी निकिता के चेहरे की खुशी देखकर उससे जलने लगती है। निकिता ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी नदी के कुछ छींटे निकिता के ऊपर आते हैं और एक छोटी सी लहर में निकिता ने जो खाना बनाया था वो नदी में चला जाता है। बहू, किन ख्यालों में खोई हुई है? तेरी आंखों के सामने तेरा बनाया खाना नदी में चला गया। कुछ ही देर में अर्पित और तेरे ससुर जी आते होंगे। अब तू क्या देगी उन्हें खाने को? अरे भाग्यवान, क्यों बहू पर नाराज हो रही हो? एक तो हमारी बहू यहाँ पर इतनी एडजस्टमेंट कर रही है, वो क्या कम है? बहू तुम सिर्फ रोटी बना दो। आज हम मछलियाँ ज्यादा पकड़ कर लाए हैं। मैं और अर्पित इसी मछली को पका लेते हैं। रोटी के साथ आज पकी हुई मछली खाएंगे। अपने ससुर के कहने पर निकिता दोबारा रोटियां बनाकर रख देती है और विनोद अर्पित के साथ बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर जाल लगाकर कुछ मछलियां पकाता है। पापा, पहले ही गर्मी बढ़ती जा रही है, पर आज का मौसम कितना अच्छा है। नदी के किनारे बैठकर खाना खाने में मजा ही आ गया। हाँ बेटा, अब बस थोड़े से पैसे की कमी है। कुछ पैसे और जोड़ लूं तो काजल की शादी और घर दोनों जिम्मेदारी पूरी हो जाएंगी। अपनी ननंद की शादी की बात सुन निकिता खुद से कहती है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। अगर मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मेरी शादी भी किसी अमीर घर में होती, पर मौसी ने मेरी सारी प्रॉपर्टी रख ली और मेरी शादी ऐसे गरीब घर में कर दी। पर उनसे मैं क्या ही शिकायत करूं? उन्होंने मुझे पाला पढ़ाया, मेरे लिए वही काफी था। कुछ देर में वो लोग खाकर जैसे ही उठते हैं, एक लहर आती है और सारे बर्तन पानी में चले जाते हैं। भाभी जल्दी से नदी में चलो, सारे बर्तन पानी में चले गए हैं। इतना बोल काजल अपनी भाभी के साथ नदी में जाती है और सारे बर्तन एक एक करके नदी से बाहर लाकर घर में रखती है। और एक बार फिर नदी का पानी आता है और पूरा घर गीला हो जाता है। इन सब से निकिता और उसका पूरा परिवार परेशान तो था ही, वहीं शहर में निकिता की दोनों दोस्त किटी पार्टी कर रही होती हैं। अरे जब से तुम तीनों की शादी हुई है तुम दोनों तो हमेशा साथ दिखती हो, पर तुम्हारी फेवरेट निकिता कहाँ है? हाँ जी, हमने महारानी जी से बात करी थी। मैडम की शादी इतने बड़े घर में हो गई है कि उसके पास हमसे मिलने का टाइम ही नहीं है। उसके पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ? मैंने तो सोच लिया है, मैं उससे मिलने उसकी ससुराल जाऊंगी और नदी किनारे उसका घर देखूंगी। अब क्या था, दोनों दोस्त निकिता से मिलने के लिए अगले दिन निकिता की मौसी के घर जाकर उसकी ससुराल का पता लेकर गाँव पहुँचती है। मैडम जी कह रही थी बहुत अच्छी जगह रहती है। ये है वो अच्छी जगह ना? ना ही पुल है ना ही रोड, कैसे जाए नदी की दूसरी तरफ? कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो पर झूठ बोलना नहीं छोड़ने वाली हो। अरे तुम दोनों को भी नदी के दूसरी तरफ जाना है तो बस 5 मिनट रुको, नाव वाला आता ही होगा। मुझे भी नदी के दूसरी तरफ ही जाना है। जब तू जानती है कि वो सच्चाई हमसे छुपाने की कोशिश करती है तो क्यों उसे परेशान करती है और खुद भी परेशान रहती है? अब उसके घर जाकर उसके अमीर नदी किनारे ससुराल का सच पता चल जाएगा हमें। पूर्वी निकिता से मिलने के लिए काफी खुश थी। कुछ देर बाद नाव वाला आता है और दोनों दोस्त नाव में बैठकर नदी पार कर निकिता के घर पहुंचते हैं, जहां निकिता अपने अमीर दोस्त को देख हैरान हो जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ अचानक? तुम्हें यहाँ के बारे में किसने बताया? हमें किसने भी बताया हो, पर तुम पहले ये बताओ तुम्हारा बड़ा सा घर कहाँ गया और तुमने ऐसे गरीबों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और ये क्या, घर के बाहर रसोई और घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है जो नदी पर बैठकर कपड़े धो रही हो? लगता है आप दोनों भाभी की दोस्त हो। आप दोनों घर में बैठो, मैं अभी माँ पापा और भैया को बुला कर लाती हूँ। इतना बोल काजल शोभा, विनोद और अर्पित को बुलाने के लिए चली जाती है, तो वहीं निकिता अपनी दोस्त को घर में ले जाती है। पर नदी के पास ही घर था, इसलिए घर का आधा हिस्सा गीला था। घर तो अंदर से भी गीला है, तुम खाट के ऊपर पैर करके बैठ जाना। निकिता, ये सब क्या है? तेरे घर में तो बैठने की भी जगह नहीं है और तू कह रही थी कि तू बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। मैंने तो पहले ही कहा था ये हमसे झूठ बोल रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, हम नदी के दूसरी तरफ रहते हैं। हमारा असली घर दूसरी तरफ है। ये जमीन भी हमारी है, इसलिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। बहुत जल्द मेरी ननंद की शादी है और हमने कुछ पैसे जोड़े हैं ताकि यहाँ घर बना सके। अगर यकीन नहीं होता तो रुको, मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें। अपनी गरीबी छुपाने के लिए निकिता बिस्तर के नीचे से कुछ पैसे निकालकर अपनी दोस्तों को दिखाती है, जिसके बाद पूजा का मुंह बंद हो जाता है। कुछ देर में शोभा अपने परिवार के साथ हाथों में मिठाई, समोसे आदि लेकर आती है और काजल घर के बाहर बैठकर मेहमानों के लिए चाय बनाती है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि निकिता झूठ नहीं बोल रही। भला गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पूजा पूर्वी की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और नाश्ता करके वहां से जाने लगती है। तब पानी की लहर उठती है जिसमें दोनों ही दोस्त गीली हो जाती। अरे बेटा, तुम दोनों तो गीली हो गई, अब एक रात यहीं रुक जाओ।
नहीं आंटी, हम तो बस यहाँ निकिता से मिलने आए थे। हम निकिता के कपड़े पहन के यहाँ से चले जाएंगे, घर जाना बहुत जरूरी है। सुनिए जी, बहू के तो सारे कपड़े फट गए हैं और हम घर बनाने के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे हैं। खाली हाथ मेहमानों को कैसे यहाँ से जाने दें। पैसे उधार लेकर अच्छे से स्वागत तो कर दिया, पर ये लोग क्या सोचेंगे कि निकिता के ससुराल वाले कितने गरीब हैं। पूजा शोभा की सारी बातें सुन लेती है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी दोस्त की शादी गरीब घर में हुई है, और इसीलिए कपड़े बदलने के बहाने जब पूजा घर में जाती है तो वो निकिता के घर में रखी सारे पैसे चोरी कर लेती है। कुछ देर में वो दोनों दोस्त नाव में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाती हैं। अगले दिन बहू, मैंने आज मिस्त्री को बुलाया था, उसने एडवांस में 50,000 रुपए मांगे हैं। तुम घर से कुछ पैसे ले आओ। विनोद के कहने पर निकिता घर में पैसे लेने जाती है और घर में पैसे न देख परेशान हो जाती है, और जब इस बारे में घर वालों को पता चलता है तो विनोद को हार्ट अटैक आ जाता है। अजी, ये आपको क्या हो गया? निकिता, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? पैसे कहाँ जा सकते हैं? अगर आज पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यहाँ तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। काजल, तू जल्दी से नाव वाले को बुला। नाव वाले के आते ही अर्पित विनोद को शोभा के साथ हॉस्पिटल ले जाता है, तो वहीं दूसरी ओर पूजा पूर्वी को पैसे दिखाते हुए कहती है, उस गरीब के पैसे लेकर आई हूँ मैं। अब देखना कैसे वो खुद फोन करके अपनी गरीबी का सच बताती है। बहुत झूठ बोल लिया उसने, अब उसे सच बोलना ही होगा। पूजा, हम निकिता के दोस्त है, ना कि उसके दुश्मन। ऐसे ही उसकी मौसी ने उसके साथ इतना गलत किया। अगर वो अपनी गरीबी हमसे छुपा रही है तो इसमें क्या गलत है? तू भी तो बहुत सी चीज छुपाती है। तूने ये सही नहीं किया, तो अभी मेरे साथ चल और ये पैसे उसे वापस दे। अगर तूने ये पैसे उसे वापस नहीं दिए और उससे माफी नहीं मांगी तो मैं तेरे खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखवाऊंगी। पुलिस का नाम सुनकर पूजा डर जाती है और पूर्वी के साथ वापस निकिता के घर आती है, जहां तूफान में निकिता का घर टूट चुका था। और जब विनोद के बारे में पूजा और पूर्वी को पता चलता है तो पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है। निकिता, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरे घर वालों पर मुसीबत आए। मैंने तो बस ये पैसे इसलिए चोरी करे ताकि तू सच बोले, ताकि हम तेरी मदद कर सके। अगर तू मुझे सच बताती तो मैं और पूर्वी तेरी मदद करते, पर तूने कभी हमारी मदद नहीं ली, सब अकेले सहती रही। मुझे माफ कर दे, आज मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बेटा, तुमने जो किया जिस भी वजह से किया, पर हम पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया ना। आंटी, आप रोना बंद कीजिए। अगर हमारी वजह से अंकल जी की तबीयत खराब हुई है तो उन्हें ठीक भी हम ही करेंगे। हम उनका शहर में इलाज करवाएंगे। पूर्वी और पूजा अपनी गलती सुधारने के लिए वो पैसे निकिता को वापस दे देती हैं और विनोद को शहर ले जाकर इलाज करवाती हैं। क्योंकि पूर्वी का पति इंजीनियर था, इसीलिए वो अपने पति से बात करके उनके गाँव में उस नदी पर एक पुल भी बनवाती है। मैं आप दोनों का कैसे धन्यवाद करूं? आपकी वजह से आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक है, और हमारे गांव में जो काम सालों से अटका था वो आज पूरा हो गया। नदी पर पुल बन गया। आप दोनों निकिता की दोस्त नहीं, फरिश्ता बनकर आई हैं। आप तो धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा करें। अभी तो मुझे आप लोगों का नदी किनारे मजबूत घर बनाना है ताकि आपको कोई परेशानी न हो। मुझे अपनी गलती सुधारनी है। इस तरह पूजा अपनी गलती सुधारने के लिए नदी किनारे निकिता का एक मजबूत मकान बनवाती है, और घर बनने के बाद विनोद काजल की शादी करता है, वो भी बिना किसी परेशानी